दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे ओ महारानी, एक कप चाय बनाने बोला था और मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। एक कप चाय बनाने में तुम्हें क्या 10 घंटे लगते हैं? नई नवेली बहू रानी संध्या सास प्रेमलता जी के लिए चाय लेकर आई ही थी कि उसे देखते ही प्रेमलता जी बिफर पड़ी और वहीं से बैठे बैठे बड़ी बहू प्रतिभा को आवाज़ देते हुए कहा, यह क्या है प्रतिभा बहू, तुमने मुझे कप में चाय क्यों भिजवाई? तुम्हें पता है ना कि मैं कांच के गिलास में चाय पीती हूँ, फिर भी तुमने यह दुम छल्ले वाला कप भिजवा दिया है। उनकी ठसकदार आवाज़ सुनते ही प्रतिभा सिर का पल्लू संभालते हुए तेज कदमों से प्रेमलता जी के लिए चाय का गिलास लेकर आ पहुंची। भस्म कर देने वाली अग्नेय दृष्टि उस पर डालते हुए प्रेमलता जी ने बागबाण छोड़ा। अब रहने दो यह नौटंकी, मुझे नहीं चाहिए चाय। प्रतिभा ने क्षमा मांगते हुए अनुनय भरे स्वर में कहा, पी लीजिए माँ जी, गलती हो गई, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अभी संध्या नई है ना तो उसे पता नहीं चला और यह आपके लिए कप में चाय लेकर आ गई है। अरे यह तो नई है, पर तुम तो सालों से इस घर में हो, क्या तुम्हारी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे? सीधे सीधे कहो ना कि सास जी का जंजाल हो गई है तुम लोगों के लिए। विष वमन करते हुए प्रेमलता जी ने चाय का गिलास थाम लिया। प्रतिभा चैन की सांस लेते हुए वापस रसोई की तरफ चल दी और उसके पीछे पीछे संध्या भी रसोई में पहुंच गई। उसने अंताकित स्वर में फुसफुसाते हुए प्रतिभा से कहा, यह क्या था भाभी? माँ जी को अगर सीमा पर भेज दिया जाए ना तो आधे दुश्मन तो उनके बागबानों से ही धराशायी हो जाएंगे। प्रतिभा ने बड़ी कठिनता से अपनी मुस्कान रोकी और नकली गुस्सा दिखाते हुए संध्या को आंखें दिखाई। संध्या ने भी हंसकर कान पकड़ लिए। प्रतिभा बड़ी फुर्ती से सारे काम निपटाना लगी, साथ में संध्या भी उसकी मदद करती जा रही थी और उसके काम के तौर तरीके देखकर सीखने का भी प्रयत्न कर रही थी। जल्दी ही दोनों ने मिलकर रसोई का काम निपटा लिया। दोनों भाइयों प्रतिभा और संध्या के पति को नाश्ता कराकर उनका टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोनों भाई अपने अपने काम पर निकल गए। तब तक प्रेमलता जी भी नहा धोकर पूजा पर बैठ चुकी थीं, जिसमें उन्हें प्रतिदिन लगभग 1 घंटा लगता था। निश्चिंत होकर दोनों देवरानी जेठानी ने थोड़ी सी चाय बनाई और अपना अपना कप लेकर आकर बालकनी में बैठ गईं। संध्या ने थोड़े चिंतित स्वर में कहा, भाभी, पता नहीं आपके भीतर कितना धैर्य है। आप कैसे माँ जी का इतना गुस्सा झेलते हुए काम करती हैं, जबकि आपके सारे काम इतनी परफेक्ट होते हैं। मैं तो और भी अनाड़ी हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या माँ जी शुरू से ही ऐसी हैं, शांत और धीर गंभीर स्वभाव की? प्रतिभा उसकी मासूम बातों पर मुस्कुरा पड़ी। तुम्हें पता है संध्या, जब यह दोनों भाई छोटे थे तभी ससुर जी गुजर गए थे। ससुराल वालों ने उन्हें मनहूस कहकर उन्हें अलग थलग कर दिया था। माँ जी के मायके में बस उनके एक भाई ही थे जो आर्थिक रूप से स्वयं ही तंगी से गुजर रहे थे। ऐसे में माँ जी ने जैसे तैसे लोगों के कपड़े सीकर दोनों भाइयों को पाला पोसा है। आज वे जो कुछ भी हैं केवल माँ जी के त्याग और तपस्या के कारण ही है, लेकिन अकेले ही सारी विषमताएं झेलते झेलते माँ जी का स्वभाव थोड़ा रूखा हो गया है, मगर वह दिल की बहुत अच्छी हैं। सबके लिए उनके मन में ममता का सागर लहराता रहता है। उन्होंने जीवन में खुशियाँ बहुत कम देखी है ना, इसीलिए उनका स्वभाव थोड़ा कड़क हो गया है। इस सफ़ेद रंग ने उनके जीवन के सारे रंग छीन लिए और अब वह स्वयं को बदल नहीं पा रही हैं। मुझे मालूम है कि वह हृदय से मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं जब से आई हूँ मेरे साथ भी उनका व्यवहार ऊपर से ऐसा ही रहता है। ना कुछ मौज मस्ती कर सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा सकती हूँ, क्योंकि वो घर से बाहर कहीं नहीं जाती। ऐसे में उन्हें अकेले छोड़कर जाना मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाता, लेकिन मेरा बहुत ध्यान भी रखती हैं। मुझे आइसक्रीम पसंद है तो बेटों से आइसक्रीम मंगवा कर चुपके से फ्रिज में रख देती हैं। कोई भी मौका होता है तो चुन चुन कर मेरे लिए साड़ियाँ और गहने मंगवाती हैं। मैं सब कुछ समझती हूँ
संध्या, लेकिन उनके व्यवहार में कैसे बदलाव लाऊं यह समझ नहीं पा रही हूँ। संध्या ने हौले से प्रतिभा का हाथ दबाते हुए कहा, आप चिंता मत करो भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ न कुछ रास्ता तो निकाल ही लूँगी। माँ जी अगर नारियल समान है तो उनके अंदर जो स्नेह की धारा है उसका रसास्वादन तो करके ही रहूँगी। चलो आज दोपहर में आप तैयार रहना, आज हम तीनों बाहर घूमने चलेंगे। आप, मैं और माँ जी थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और कुछ खा पी कर आएंगे। जैसे जीवन से कुछ खुशी के पल चुराने का अधिकार सभी को है, वैसे ही मुझको भी, आपको भी और माँ जी को भी है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है क्या अनाप शनाप बोल रही है? प्रतिभा ने चिढ़ूंक कर कहा। तो संध्या बाई आंख दबाकर मुस्कुरा पड़ी। तभी माँ जी की पूजा की घंटी बज उठी। दोनों बहुएं हड़बड़ाकर उठ गईं। संध्या ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी आप माँ जी को नाश्ता करवाओ, मैं बस 15 मिनट में आई। और अगर इस बीच माँ जी मेरे बारे में पूछे तो बोल देना नहाने गई हूँ। इससे पहले कि प्रतिभा कुछ बोल पाती, संध्या स्कूटी की चाबी लेकर यह जा और वह जा। गनीमत था कि प्रतिभा ने प्रेमलता जी के सामने नाश्ते की थाली रखी ही थी कि उनके भाई का फोन आ गया। माँ जी ने बातें करते हुए धीरे धीरे नाश्ता करना शुरू कर दिया। जब तक उनका नाश्ता खत्म हुआ तब तक घर के पिछले दरवाजे से संध्या अंदर आ गई। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने होठों पर उंगली रखते हुए प्रतिभा को चुप रहने का इशारा किया। उसने पैकेट को सोफे के कुशन के पीछे छुपा कर रख दिया। सुबह के 11 बज चुके थे। संध्या और प्रतिभा दोनों नहा धोकर तैयार हो गए। संध्या ने सोफे से पैकेट उठाया और उसमें से हल्के आसमानी रंग की साड़ी निकाली। साड़ी लेकर वह प्रेमलता जी के पास पहुंची और बड़े मनुहार से साड़ी उनके कंधे पर उठाते हुए कहा, माँ जी आज आप यह साड़ी पहनो ना प्लीज। प्रेमलता जी ऐसे चौंकी जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रंगीन साड़ी रखने की? मैं सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ और हमेशा वही पहनूंगी। उन्होंने साड़ी झटक कर जमीन पर फेंक दी। संध्या एक पल को तो स्तब्ध रह गई। फिर उसने जमीन पर पड़ी हुई साड़ी उठाई और प्रेमलता जी के कंधे से झूल गई। माँ जी बस आप आज मेरे लिए पहन लो, चलो मैं आपको पहनाती हूँ। प्रेमलता जी बड़बड़ाती भुनभुनाती रही, लेकिन संध्या उनको जबरदस्ती खींचकर उनके कमरे में लेकर चली गई और वहाँ जाकर उनके ना ना करते भी उनको वह साड़ी पहना डाली और मुस्कुराते हुए उनके कमरे से निकल गई। प्रेमलता जी अभी भी बड़बड़ा रही थीं, लेकिन प्रतिभा ने उनके कमरे के खुले दरवाजे से देखा कि वह आईने में स्वयं को आड़ी तिरछी होकर निहारती भी जा रही थी। संध्या ने आकर पैकेट में से पर्ल का एक हल्का सा सेट निकाला और जाकर प्रेमलता जी को पहनाने लगी। प्रेमलता जी ने फिर संध्या को झिड़का, यह क्या है कर रही है? मुझे नहीं पहनना ये अंट संट, हट परे। संध्या ने जबरदस्ती नेकलेस उनके गले में डाल दिया और उनको आईने की तरफ मोड़ कर कहा, देखिए ना माँ जी इतना अच्छा तो लग रहा है, बस आज मेरे लिए पहन लीजिए। आईने की तरफ देखते ही प्रेमलता जी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, पर उन्होंने ऊपर से कहा, चल आज पहन लेती हूँ, फिर ऐसे जिद न करना कभी, यह ना समझ कि तेरे कहने में आ जाऊंगी। बार बार मुस्कुराते हुए संध्या प्रेमलता जी का हाथ पकड़कर बाहर ले आई और बाहर खड़ी कार में बैठा दिया। प्रतिभा ने झटपट दरवाजे में ताला लगाया। संध्या ने कार स्टार्ट की और कार दौड़ा पड़ी बगल वाले मॉल की तरफ। प्रेमलता जी ने खिड़की का कांच थोड़ा नीचे कर लिया और आंखें मूंद कर चेहरे पर ठंडी हवा लेने लगी। मॉल पहुंचकर संध्या ने गाड़ी रोकी और अनुनय भरे स्वर में प्रेमलता जी से कहा, माँ जी हम यहाँ आए हैं, प्लीज आप यहाँ मत डांटना। घर चल के फिर आपको जितना डांटना हो आप हम दोनों को डांट लेना। अभी चलो हमारे साथ। प्रेमलता जी के चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी मन मार कर उन दोनों के साथ चली गई। वहाँ की चकाचौंध देखकर वह अचंभित सी
डोल रही थी। फिर उन्होंने बड़े मन से सबके लिए कुछ न कुछ लिया। संध्या ने कहा, माँ जी, आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, चलिए आपके लिए नया फ़ोन लेते हैं। बाल सुलभ उत्साह झलक गया प्रेमलता जी के चेहरे पर, मगर फिर स्वयं को रोकते हुए उन्होंने कहा, अरे मैं क्या करूँगी नया फ़ोन लेकर, मेरा काम तो पुराने फ़ोन से चल ही जाता है। लेकिन संध्या ने फिर भी एक स्मार्टफ़ोन उनके लिए ले ही लिया। उनके चेहरे पर खिली प्यारी सी मुस्कान दोनों बहुओं से छिपी ना रह सकी। मॉल से बाहर निकलते ही संध्या ने कहा, चलो गोलगप्पे खाते हैं। आशा के अनुरूप ही प्रेमलता देवी ने तुरंत विरोध किया, ज़्यादा चटकारे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चलो घर। मगर संध्या उन्हें खींचते हुए गोलगप्पे के स्टॉल तक ले ही आई। गोलगप्पे वाले ने सभी को गोलगप्पे दिए तो संध्या ने गोलगप्पा उठाकर प्यार से प्रेमलता जी के मुंह में ठूस दिया। थोड़ा पानी बहकर उनकी ठुड्डी से टपकने लगा। दोनों बहुएं हंस पड़ी और मज़ा तो तब आया जब गोलगप्पा खत्म होने के बाद प्रेमलता जी ने अपना प्लेट गोलगप्पे वाले की तरफ फिर से हौले से बढ़ा दिया। तीनों की सवारी अब वापस घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही प्रेमलता जी ने फरमाइश की, अरे मुझे तो थका दिया इस बित्ते भर की छोकरी ने, जरा सी चाय बना दे। अब प्रतिभा बहू, इस मौज मस्ती में घर को मत भूल जाना, और वह नया वाला टी सेट निकालने का मन हो तो निकाल लो, इसमें पी लेना। तुम लोग का दिल रखने के लिए आज मैं भी उसमें पी लूँगी, पर याद रखना कल से मैं अपने वाले गिलास में ही पीऊँगी। नील की आंखें हैरत से फैल गई। प्रेमलता जी में यह सुखद बदलाव देखकर उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, और दोनों बहुएं किचन में पहुंच गईं। किचन में पहुंचते ही संध्या ने दबी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा ना भाभी, चीज़ें कठिन ज़रूर है मगर असंभव नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतिभा ने संध्या को खींचकर गले से लगा लिया। इतने प्यारे से दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। आज कितने दिनों के बाद लगा कि ज़िंदगी जी है। अचानक दोनों की नज़र सोफे पर बैठी प्रेमलता जी पर पड़ी, जो कांटों से खींच के यह आंचल की धुन गुनगुनाते हुए नए फ़ोन से सेल्फी लेने का प्रयत्न कर रही थी। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखकर खिलखिला पड़ी। दोस्तों, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कड़वाहट और धुतकार सही हो, वह किसी और को प्यार कैसे दे सकती है। पर यह ज़रूरी नहीं कि जो बाहर से सख्त दिखे वह अंदर से भी सख्त हो। हर व्यक्ति में प्यार और ममता होती है और सभी के लिए हृदय में अपनापन होता है। बस ज़रूरत है उस कड़वाहट की दीवार को तोड़कर उनके आलसी व्यक्तित्व को बाहर लाने की।